तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो भी आशा कार्यकर्ताओं ने फिलहाल में हड़ताल किया था और 24,000 सैलरी की मांग सरकार के सामने में रखी थी, आखिर उसको क्यों खारिज कर दिया गया, उसको क्यों नहीं पास किया गया। अगर अभी 1,000 रुपये सपोर्टिंग के रोल में मिल रही है आशा कार्यकर्ताओं को, तो उसका रूल एंड रेवोल्यूशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या वो एक सैलरी है, क्या वो फिक्स सैलरी है, क्या सभी आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा बिना काम करने पर, या फिर क्या है उसका सिस्टम, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर सैलरी अगर नहीं मिल रही है आशा कार्यकर्ताओं को, तो सैलरी पाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को अब क्या करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि आप सबने सबसे पहली गलती क्या की थी जो आप लोगों ने हड़ताल किया था। आप लोग के सामने मैं एक बात रखना चाहूँगा कि आपने जब हड़ताल किया था तो उस टाइम किस किस ने हड़ताल किया था। एएनएम ने भी किया था, बीसीएम ने भी किया था, प्रभारी ने भी किया था, और भी ऊपर के पद के जितने भी अधिकारी थे, आशा पद से भी ऊपर के जितने भी अधिकारी थे जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन लोगों ने भी हड़ताल किया था। किस लिए? क्योंकि उन लोग की सैलरी तो पहले से है ही है। उन लोगों ने अपना सैलरी बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए हड़ताल किया था, जिसके वजह से आशाओं की जो मांग थी उस पे सरकार ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, उसको साइड में रख दिया, और जो उनके ऊपर के पद के अधिकारी थे उन लोग का सैलरी में कुछ इजाफा कर दिया, मतलब कुछ बढ़ोतरी कर दिया। उन सबका तो भला हो गया, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का भला नहीं हो पाया। और दूसरी बात यह है कि आप सबने मांग रखी थी 24,000 रुपये पर मंथ सैलरी, मतलब 24,000 रुपये की मांग रखी थी। यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, तो मैं उनसे विनती करूँगा कि मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ जो सरकार ने सोची और जिसके वजह से पेमेंट को खारिज कर दिया गया, जिसको अप्लाई नहीं किया गया। तो यहाँ पे मैं किसी को भी अंधेरे में, किसी को भी झूठी दिलासा नहीं देना चाहता हूँ। जो सच्चाई है उसी को बयान मैं करना चाहता हूँ, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, आशा के साथ साथ जो आंगनवाड़ी में काम करती है एक सहायिका होती है जो खाना बनाती है बच्चों के लिए, खिचड़ी उचड़ी जितने भी चीज़ होती है खाने का, खाना उना बनाती है, बच्चों को देख रेख करती है, ठीक है। तो उनकी जो सैलरी है अभी 3,000 के आसपास है, 2,800, 2,900, 3,000 इसके आसपास है, ठीक है। उनके जो भी लेवल हैं, जितने भी मतलब क्वालिफिकेशन होती है, उनके बारे में इसमें नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे लेवल की जो होती है वो होती है सेविका, जिनकी सैलरी 5,000 के आसपास है, 5 से 6 के बीच में है। वो इसलिए आंगनबाड़ी को संभाल रही है क्योंकि उनको पोषाहार से बहुत सारा पैसा बच जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि करप्शन नहीं हो रहा है, तो करप्शन होता है। हर एक आंगनबाड़ी में सेविका जो होती है वो बचाती है, किससे? पोषाहार से बहुत सारे पैसे बचा लेती है। मैं पैसों की संख्या नहीं बताऊंगा कितना बचा लेते हैं, इसलिए वो अपने पद को संभाल के रखती है, मतलब अपने नौकरी को नहीं छोड़ती है। अगर आप पैमाना लगाएंगे तो 5,000 से कुछ नहीं होता, मतलब इतना सारा सेविका काम करती है, उसमें मात्र 5,000 से क्या होने वाला। लेकिन उसको किस में प्रॉफिट है? पोषाहार में। जो भी जितने भी पैसे छांटना होता है वो छांट लेती है, और उतना पैसा छांट लेती है जितना मतलब उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती है और जिससे वो संतुष्ट हो जाती है। उसके बाद एएनएम की बारी आती है। यहाँ आशा फैसिलिटेटर के बारे में बात ही नहीं करूँगा क्योंकि उनकी 6 से 7,000 के आसपास अभी फिक्स है। अभी एएनएम के बारे में बात बता रहा हूँ मैं। अगर जो एएनएम अगर 5 साल, 6 साल या 10 साल के आसपास अभी काम कर चुकी है, उनकी अभी सैलरी मैक्सिमम 30 से 33,000 के आसपास है। और वो साइड इनकम जो भी मेडिसिन होती है, जो भी बांटने के लिए दिया जाता है टीकाकरण के दिन, और भी बहुत सारे जगह पे, तो वो सब तो देती है ही नहीं, कुछ टेबलेट उबलेट दे देती है, उन सभी दवाइयों को बेच देती है। ये सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। यह हर एक क्षेत्र में होता है। एएनएम वो सब दवाई कहीं और सप्लाई कर देती है।
तो इसके वजह से वो संतुष्ट हो जाती है। लेकिन एक आशा कार्यकर्ता को इसलिए 24,000 वाला जो मांग है वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आशा का जो सिलेक्शन होता है वो किस लेवल में होता है, 8वीं पास। सरकार के लिस्ट में लिखा ही है कि आशा एक सपोर्टिंग रोल निभा रही है, वो अनपढ़ है, तो एक अनपढ़ को किस तरीके से 24,000 सैलरी दे सकती है। लेकिन सरकार ये ध्यान नहीं दे रही है कि अगर एक अनपढ़ आशा कार्यकर्ता है तो इसको मैं इतना सारा काम क्यों दे रहा हूँ। इतना सारा काम तो नहीं देना चाहिए। अगर सैलरी नहीं दे रही है, जितना काम करवा रहा है उसके हिसाब से पैसा दे रहा है, तो उनको उसी हिसाब से काम देना चाहिए। लेकिन इतना सारा लिखने के लिए देता, उसके साथ साथ आशा के साथ साथ एक पढ़े लिखे इंसान का होना भी ज़रूरी है, चाहे वो उनके पति हो, उनके बच्चे हो, कोई ना कोई। तो इतना सारा काम करवाने पर इतना कम पैसा देता है। या फिर 8वीं के बाद 10वीं पास का भी सिलेक्शन होता है आशा लेवल में, वो मजबूरी में लेती है। अभी विचार चल रहा था कि 8वीं पास आशाओं को हटा दिया जाएगा, तो अभी आगे कुछ न्यूज़ नहीं है, वो अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो 10वीं पास आशा सेलेक्ट होती है, या फिर 12वीं पास भी सिलेक्ट होती है। अगर आप इंडिया के सभी जॉब का लिस्ट निकालेंगे, 8वीं 10वीं या 12वीं के लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी होती है वो 15 से 20,000 के आसपास होती है। तो 24,000 आपको सरकार किस तरीके से दे सकती है 8वीं या 10वीं या फिर 12वीं पास लोगों को शुरू में ही। ये एक सच्चाई है जिसके वजह से 24,000 वाला मांग खारिज कर दिया गया। तो ये सब थी सच्चाई जिसके वजह से 24,000 वाला जो आशा कार्यकर्ताओं का मांग था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं 1,000 रुपये जो मिल रही है अश्विन ऐप के द्वारा राज्य राशि के रूप में, उसके बारे में। वैसे अभी नहीं मिल रही है अप्रैल से, क्योंकि जब इसके बारे में कंप्लेन किया गया पटना में तो वहां से जवाब आया कि अभी सरकार के खाते में राज्य राशि का पैसा ख़त्म हो गया है। मतलब राज्य राशि का जो भी फंड होता है वो ख़त्म हो गया है। सरकार जब ट्रांसफ़र करेगी तब सभी आशाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। अब ये पैसा कब आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, कोई न्यूज़ नहीं है इसके बारे में। अब ये जो 1,000 रुपये मिलते हैं सभी आशाओं को नहीं मिल सकता। ये पैसा 1,000 रुपये अलग से उन्हीं आशाओं को मिलेगा जो इन कामों को हर मंथ करेगा। इसके कुछ लिस्ट दिए गए हैं, इनमें से 3 काम आपको हर महीने करने पड़ेंगे और वो भी पास होना चाहिए। जब पास हो जाएगा तब आपको 1,000 रुपये मिलेंगे राज्य राशि का। तो मैं उन सभी कामों का लिस्ट दिखा देता हूँ वो कौन कौन से काम है। उनमें से 3 काम कोई से आपको हर महीने करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको वो 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। ये पैसा उन्हीं को मिलेगा जो इन 7 काम में से 3 काम हर मंथ करेगा। तो ये रहा लिस्ट, नंबर 1 पे दिया है ड्यूलिस के आधार पर 90% बच्चों का टीकाकरण करवाना, मतलब इंजेक्शन लगवाना। जितने भी ड्यूलिस में है उनमें से 90% बच्चों को जब आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपको यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे दिया है जितने भी बच्चे आपके क्षेत्र में पैदा होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या फिर घर में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर आप उसका HbA1c फॉर्म भरते हैं घर का दौरा, तो 60% बच्चों का घर का दौरा भरना पड़ता है। अगर आप ये काम करते हैं तो इसमें टिक मारना पड़ेगा आपको। तीसरे नंबर पे दिया है जितने भी गर्भवती हैं आपके क्षेत्र में उनमें से 60% गर्भवतियों का 4 जांच करना या फिर भरना। अगर आप ये काम करते हैं तो इस पर आपको टिक मारना पड़ेगा। चौथे नंबर पे दिया है जितने भी गर्भवती हैं उनमें से 60% गर्भवतियों का बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में होना ज़रूरी होता है। अगर आप 60% गर्भवतियों का डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाते हैं, घर पे नहीं करवाते हैं, तो आपको यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा। 5वें नंबर पे दिया है अगर हर महीने आप अगर एक अंतरा का डोज लगवाते हैं तो यहाँ आपको टिक मारना पड़ेगा। उसका 6 नंबर पे दिया है कि हर महीने आप आशा दिवस में भाग लेते हैं या नहीं। अगर लेते हैं तो आपको टिक मारना पड़ेगा। 7वें नंबर पे 5वां वाला ही दिया हुआ है, तो अगर आप 5वां नंबर करते हैं तो 7वें नंबर पे भी आप टिक मार सकते हैं। तो ये टोटल 7 काम थे। अगर इन 7 में से मात्र अगर आप 3 काम कर लेते हैं, 3 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 3 काम कर लेते हैं तो आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे राज्य राशि का।
अब बात कर लेते हैं कि आशाओं को उसकी सैलरी कैसे मिल सकती है या फिर सरकार किस तरीके से मांग पूरी कर सकती है। इसके लिए आपको फिर से हड़ताल करना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको ध्यान में रखना है कि इस बार हड़ताल आप लोग को अकेले करना पड़ेगा। ना इसमें बीसीएम हड़ताल करेगा, ना आशा फैसिलिटेटर, ना कोई और। क्योंकि पिछले बार आपने गलती क्या की थी, आपने उन लोग के साथ हड़ताल किया था, उन लोग का तो फायदा हो गया, आप लोग का फायदा नहीं हुआ। और बहुत सारे आशा कार्यकर्ताओं ने तो इतनी भी गलती कर दी थी कि कुछ आशा कार्यकर्ता हड़ताल में थे और कुछ आशा कार्यकर्ता अभी भी काम कर रहे थे, हॉस्पिटलों में प्रसव करा रहे थे, टीकाकरण करा रहे थे, ऑपरेशन करवा रहे थे, पोलियो पिलवा रहे थे, पता नहीं क्या क्या। उनका ये मानना था कि भाई सैलरी तो लागू होने वाली है ही नहीं, तो हम अपना नुकसान क्यों करें, जिनको नुकसान करवाना है करने दो भाई, हमें तो पैसे से मतलब है, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हम जो काम करेंगे उसका पैसा तो मिल जाएगा। अगर हड़ताल कर लेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, जो भी काम करूँगी या प्रसव मेरा छूट जाएगा तो कमाई नहीं आएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये भी गलती की थी जिसके वजह से आप लोग के हड़ताल में मजबूती नहीं थी। इस बार हड़ताल आपको करना इस तरह से है कि हड़ताल करने से पहले आपको अपने हॉस्पिटल में जितने भी आशा कार्यकर्ता 193, 190, 90, 80 जितने भी आशा कार्यकर्ता है सबको अलग से एक मीटिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे किसी को 2-4 अच्छे आशा कार्यकर्ता को जिनको ज़्यादा जानकारी है उनको कमान संभालना पड़ेगा। उन सभी को बताना पड़ेगा कि हड़ताल में क्या क्या नहीं करना है। अगर आप हड़ताल कर रहे हैं तो एक भी आशा एक भी काम नहीं करेगी। प्रसव हो रहा है तो होने दो, अपने आप जा करके पेशेंट कराएगी, लेकिन आप लोगों को साथ में नहीं जाना है। अगर टीकाकरण के लिए आता है तो आप लोग को नहीं बुलाना है, ऑपरेशन नहीं करवाना है, कोई भी काम नहीं करना है। अगर सर्वे दिया है तो सर्वे भी नहीं करना। अगर 2 महीना हड़ताल है तो 2 महीना तक आपको हॉस्पिटल का चेहरा नहीं देखना है, सरकार का एक भी काम नहीं करना है, जो भी आप लोग का काम है एक भी काम नहीं करना है। तब जाकर के सरकार को पता चलेगा कि आप लोगों का क्या महत्वपूर्ण रोल है आपके क्षेत्र में। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले बार जब भी आप हड़ताल करें तो आप सब में एक एकता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग में एकता की कमी है। अभी बहुत सारे आशा कार्यकर्ताओं का कंप्लेन आ रहा है कि बीसीएम हमसे पैसा मांग रहा है, आशा फैसिलिटेटर पैसा मांग रहा है या फिर एएनएम पैसा मांग रहा है। ये इसलिए मांगता है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना काम नहीं करते हैं और अपने गलती को छुपाने के लिए रिश्वत देते हैं, जिसके वजह से नुकसान किसका होता है, जो आशा कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करती है और उनसे बीसीएम पैसा मांगता है। क्योंकि ये सब आशा पैसा दे रही है तो आप ईमानदार हैं तो आपसे ही पैसा लेगा, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने जो चीटिंग की है वैसा चीटिंग आप भी कर रहे हैं, और आप अपना सच्चाई बयान करेंगे तो आपका सुनेगा नहीं। तो इन आशाओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपसे काम नहीं हो पाता है तो कृपया आप अपना नौकरी छोड़ दें, क्योंकि आपके चक्कर में भले आशा कार्यकर्ताओं का बुरा हो रहा है। अगर आपसे काम ही नहीं होता तो आप काम करना छोड़ दीजिए। क्यों आप रिश्वत वाला माहौल पैदा कर रहे हैं? सरकार इतने सारे कदम उठा रही है रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए, लेकिन आप जैसे लोग रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके वजह से बीसीएम के कद लंबे हो जाते हैं, आशा फैसिलिटेटर के कद लंबे हो जाते हैं, एएनएम के कद लंबे हो जाते हैं। मैं सभी आशा फैसिलिटेटर, एएनएम या फिर बीसीएम को बदनाम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो रिश्वत ले रहे हैं उन लोग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन आशाओं के बारे में बात कर रहा हूँ जो रिश्वत दे रहे हैं। तो कृपया आप लोग नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग के चक्कर में भले इंसानों का बुरा हो रहा है। अगर आप लोग को किसी और बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आशाओं को सैलरी कितना मिलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग का सैलरी जल्द से जल्द लागू हो जाए। आप ईमानदारी से काम कीजिए, अपने क्षेत्र का अच्छे से देख रेख कीजिए और सारे काम को आप सही रखिए। अगर और किसी बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।